वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस सेक्टर के ऊपर हम बात करेंगे वो सेक्टर सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट सेक्टर है इस वक्त पूरी मार्केट में, हर किसी की जुबान पे है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी, और वो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स का एक एक करके, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स का भी हम करेंगे और सारे रॉकेट लॉन्चर्स बॉम्ब जैसे HCL BL इनका भी करेंगे। ये वीडियो लंबी होएगी, इस करके मैं जो भी स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे उनका मैं कैप्शन में टाइम भी मेंशन कर दूंगा कि आप उस टाइम पे जाके आप देख सकते हो जो भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक इन्वेस्टेड है या जिस भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। सिर्फ यही नहीं, एक एक करके सबके ऊपर बात करने के बाद हम ये भी डिसाइड सारे स्टॉक्स को आपस में कंपेयर भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि किसकी ऑर्डर विजिबिलिटी अच्छी है, किसका आगे फ्यूचर अच्छा है। पहले पार्ट में हम वीडियो के ये बात करेंगे कि कौन से डिफेंस स्टॉक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, मार्केट कैप के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन ये चीज होती है बैकवर्ड लुकिंग। स्टॉक मार्केट चलती है फॉरवर्ड लुकिंग पे, तो उसके लिए अपने को ये देखना है कि FY26 जो कि अभी साल शुरू हुआ है इसमें क्या स्टॉक्स की कमेंट्री है, मार्जिन गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस, आपस में कंपैरिजन करके प्राइस टू अर्निंग और कि आगे कौन सा स्टॉक अच्छा हो सकता है अगर हम फ्यूचर आउटलुक को देखें। तो ये बहुत इन डेप्थ एनालिसिस वाली एक वीडियो है जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होएगा। तो अब पहला स्टॉक जो कि हर किसी का फेवरेट है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए अब हम टीवी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और मेरे हिसाब से हर किसी का फेवरेट स्टॉक। HCL के बारे में चलो अब हम डिस्कस करते हैं। HCL बेसिकली एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स बनाता है जो कि आप सब लोगों को पता ही है, और इसके अंदर इंडिया की मोनोपोली भी है। HCL से अच्छी और HCL से बड़ी डिफेंस कंपनी कोई भी नहीं है इंडिया में। मार्केट कैप अगर हम देखें 3,24,000 करोड़ का, प्राइस टू अर्निंग 38। डिफेंस स्टॉक्स इस वक्त सारी क्योंकि बहुत ज्यादा बज में हो चुके हैं तो सारी हिस्टोरिकली जो इनको पहले कम प्राइस टू अर्निंग मिलती थी 10 से 15, लेकिन ये सिनेरियो पिछले 2-3 साल में चेंज हो गया। अब 30, 40, 50 की प्राइस टू अर्निंग पे सारे डिफेंस स्टॉक्स मिलते हैं। ROC 33% जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ROE भी 26% बहुत बढ़िया, और साथ में 0.72% की डिविडेंड यील्ड भी है। आगे अगर हम इसका चार्ट अगर हम एक बार ही देखें, ये आपके सामने मैं इसका 1 ईयर चार्ट रख रहा हूं। 1 ईयर चार्ट के अंदर आप देखोगे कि HCL ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। एक साल पहले भी यहीं पे था 45, 4600 और अब भी 48, 4900 ऑलमोस्ट वहीं पे है। इतना जरूर है कि अगर किसी ने इस स्टॉक को सिर्फ 2 या 3 महीने पहले 3000, 3500 पे लिया होता तो उनका काफी अच्छा रिटर्न था, और जिन्होंने पहले से लिया हुआ है 3-4 साल पहले तो उनको भी काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न मिला है। पीयर कंपैरिजन ये आपके सामने है सारे स्टॉक्स का, लेकिन ये बैकवर्ड लुकिंग है क्योंकि ये रिजल्ट्स आ चुके हुए हैं। फिर भी अगर आप इन सब में हम देखेंगे तो HCL जो है सबसे सस्ता है, इसके कंपैरिजन में कोई स्टॉक नजदीक भी नहीं आता। और पीयर कंपैरिजन हम वीडियो की एंड में भी करेंगे जहां पे हम सारों का ऑर्डर इनफ्लो, ऑर्डर आउटलुक, रेवेन्यू आउटलुक, मार्जिन, उसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में इस सेगमेंट को स्टडी करेंगे। अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात कर लूं, मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं, मैं सीधा इसके जो है ईयरली रिजल्ट्स के ऊपर ही फोकस करूंगा। अगर आप देखोगे कि रेवेन्यू जो है लगातार हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन पिछले साल में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू 2024 और 25 में कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है या सेम ही मानना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट ग्रोथ होने की सबसे बड़ी वजह ये है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आप देखोगे कि पहले 1400 करोड़ की थी, अब 1300 है। यहाँ भी ज्यादा फर्क नहीं है, एक थोड़ा सा इंटरेस्ट कॉस्ट में फर्क आया है और अदर इनकम में फर्क आया है। 600 करोड़ से अदर इनकम बढ़ी है, मार्जिन भी कम हुआ है, लेकिन अदर इनकम की सपोर्ट की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट जो है 700 करोड़ अप हुआ है। तो कंपनी ग्रो तो कर रही है, लेकिन जो ग्रोथ 2023 से 24 में आई थी, अब आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो गई है। आगे हम बैलेंस शीट की बात करें, देखो डिफेंस कंपनीज में जो बेस्ट पार्ट है वो है उनकी बैलेंस शीट। किसी भी आप डिफेंस स्टॉक को अगर आप उठा के देख लोगे, उनके पास रिजर्व्स इतने हैं और बोरोइंग्स जो है ऑलमोस्ट जीरो हैं। सबकी सारे के सारे जो डिफेंस स्टॉक्स हैं इनकी बैलेंस शीट जो है कमाल की हैं। HCL का मैंने आपको दिखाया, कोई भी BL, मजगांव, किसी की भी देखोगे सबकी सेम है। कैश फ्लोज पॉजिटिव है, पिछले साल नेगेटिव थे, इस साल पॉजिटिव हो चुके हुए हैं। अब अगर मैं रेशियोज की बात करूं, यहाँ पे आप इन्वेंट्री डेज देखोगे HCL में, इन्वेंट्री डेज डिफेंस स्टॉक्स में हमेशा ही ज्यादा हाई होंगे, और इसी वजह से इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इरेटिक होते हैं। क्योंकि कोई भी अगर मान के चलो शिप बनानी है या कोई भी हेलीकॉप्टर बनाना है, उसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इन्वेंट्री डेज इनके हमेशा ज्यादा ही होंगे।
शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई खराबी नहीं है। एफआईआई के पास 12% स्टेक है, डीआईआई के पास 8% स्टेक है, प्रमोटर जो कि गवर्नमेंट है उसके पास भी अच्छा स्टेक है, और पब्लिक के अंदर पब्लिक के पास 7.97% स्टेक है। इसके अंदर अगर मेरे को एक पॉइंट हाईलाइट करना होएगा तो वो होएगा कि कोई भी अगर आप डिफेंस स्टॉक या कोई भी सरकारी कंपनी में अगर आप देखोगे तो एलआईसी की हर किसी के अंदर ही होल्डिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है जब भी ओएफएस करती है उसके बाद उसमें जो भी भरता है वो यूजुअली एलआईसी भरती है, बट ये मिनिमल सा ही पॉइंट है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एचएएल के बारे में और डिटेल में बात करूं, एचएएल की इस वक्त ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि एचएएल को आने वाले 4 से 5 साल की विजिबिलिटी देती है। अगर एचएएल को 1-2 साल कोई ऑर्डर ना मिले तो भी एचएएल को फर्क नहीं पड़ता, और ये भी एक वजह है कि एचएएल या बीईएल कोई भी डिफेंस स्टॉक्स हैं इनको ज्यादा प्राइस टू अर्निंग मिलती है। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा शायद एक्सपेंसिव है, लेकिन वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम इसकी फ्यूचर कमेंट्री, फ्यूचर रेवेन्यू गाइडेंस और सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। ये बात हुई एचएएल के बारे में। सेकंड स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये भी रिटेलर्स का बहुत पसंदीदा स्टॉक है। सिर्फ रिटेलर्स ही नहीं, एफआईआई डीआईआई को भी ये स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर बीईएल के बारे में हम बात करें तो बीईएल मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स टू डिफेंस सेक्टर। आगे अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस कंपनी है, 2,66,000 का मार्केट कैप है, आरओसी 39, आरओई 29, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दिक्कत का आती है अगेन प्राइस टू अर्निंग में। प्राइस टू अर्निंग पे सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, हाइप है या आगे ऑर्डर विजिबिलिटी सबको लग रही है उस वजह से, लेकिन मेरे को ये सारे एक्सपेंसिव लग रहे हैं। अगेन बुक वैल्यू सिर्फ 27 की और प्राइस चल रहा है 364, तो ऑलमोस्ट 13-14 टाइम्स की प्राइस टू बुक पे, जो कि एक्सपेंसिव। डिविडेंड यील्ड 0.6, फेस वैल्यू 1 की है, मतलब कंपनी स्प्लिट हो चुकी हुई है। अगेन अगर मैं 1 साल की बात करूं, बीईएल शायद वन ऑफ बीईएल और एक मजगांव भी है जिन्होंने वाकई 1 साल के अंदर रिटर्न दी है, और अगेन जिन्होंने पीछे मार्च अप्रैल में बाइंग की होगी तो नीचे से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दी है बीईएल ने। पीयर कंपैरिजन, इसके अलग पीयर्स आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीनर पे, लेकिन डेटा पैटर्न्स, अपोलो, डीसीएक्स, इन तीनों स्टॉक्स के बारे में मैं वीडियो में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, तो मैं इन तीनों के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। डेटा पैटर्न्स क्यों इतने एक्सपेंसिव है, एग्जीक्यूशन इस स्टॉक की बिल्कुल जीरो है। 1400 से अभी ऑलमोस्ट कल परसों 3000 भी चला गया था। अगर दोबारा थोड़ा बाउंस बैक आता है तो मेरे को लगता है डेटा पैटर्न्स वो स्टॉक होएगा जहां से निकलना चाहिए। अगेन अपोलो और डीसीएक्स सिस्टम, दोनों तीनों ये कंपनीज प्राइवेट सेक्टर की हैं, और मेरे को इसमें एक चीज लगती है कि ये जो भी डिफेंस सेक्टर है ये सारा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, इंडिया के डिफेंस के लिए, मतलब पावर के लिए इंपॉर्टेंट, और कल को गवर्नमेंट बोले कि नहीं आप लो मार्जिन पे काम करके दो तो इन स्टॉक्स को दिक्कत आ सकती है, खास करके प्राइवेट प्लेयर्स। गवर्नमेंट स्टॉक्स जैसे आप ऑयल सेक्टर में भी देखते होगे, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ले आती है, अगर गवर्नमेंट बोले नहीं, जैसे बीएल 29% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं कि आप मेरे को जो भी आपने मेरे को हेलीकॉप्टर या कोई भी जहाज बना के देना, मेरे को 15% मार्जिन पे दो, तो बीएल गवर्नमेंट को देगी। वहां पे प्राइवेट सेक्टर जो प्लेयर्स हैं इनको काफी दिक्कत आ सकती है। अब मैं अगेन क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में अगर मैं ईयरली बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बीएल की काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ लगातार आ रही है। रेवेन्यू यहाँ पे 14,000, 15,000, 17, 20, 23 नॉन स्टॉप इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखोगे तो बहुत ही शानदार ग्रोथ है, और खास करके पिछले 2-3 साल में 2100 से 2400, 2400 से 3000, 3000 से 4000, अब 5000, लगातार प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और लेकिन इस पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर में अगर मैं एक दिक्कत हाईलाइट कर सकता हूँ, अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखो 14, 17, 19, 20, 24, 21 और इस साल है 29% का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर डिफेंस स्टॉक्स कोई भी एचएएल हो, बीईएल हो या बाकी जो मैं आगे डिस्कस करूंगा वहां पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये मार्जिन सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और बीईएल की जो मैनेजमेंट कमेंट्री भी आई है इस रिजल्ट के बाद वो ये है कि हमारे मार्जिन नेक्स्ट ईयर जो होंगे वो 27.5% होंगे। अभी इसके मार्जिन 29 है, मतलब मैनेजमेंट को लगता नहीं है कि वो ये मार्जिन सस्टेन कर पाएगी। ये पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर में एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन बीईएल के जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, जो Q4, बीएल ने हर फ्रंट पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया। जहां पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस थी अराउंड 1750 करोड़ के प्रॉफिट की, वहां पे बीएल ने 2100 करोड़ का प्रॉफिट दिया। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं। बट अगेन क्योंकि प्राइस टू अर्निंग 50 है, ऑलमोस्ट सब चीज प्राइस में है।
बैलेंस शीट जो कि मैं बोल ही रहा हूँ, किसी में कोई दिक्कत ही नहीं। अगेन रिजर्व्स 19,000 करोड़, बोरोइंग 61, नेट डेट जीरो कंपनी। कैश फ्लोज इसके पॉजिटिव है, लेकिन इनका क्योंकि केपेक्स इतना ज्यादा है तो कैश फ्लोज नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट फिर भी नेगेटिव ही है अगर कैश फ्लोज हैं। डेटर इन्वेंट्री डेज, एचईएल के केस में इन्वेंट्री डेज बहुत ज्यादा थे, बीईएल के केस में बहुत कम है, और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है। डेज पेबल भी कम है, बाकी सारी चीजें सही हैं। आरओसी 39%। शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स जो कि गवर्नमेंट है 51, एफआईआई 17, डीआईआई 20। जैसा कि मैंने इस स्टॉक के बारे में स्टार्टिंग में ही बोला था कि एफआईआई डीआईआई दोनों के बहुत ज्यादा पसंद है, और नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स भी 26 लाख, जो कि शायद मेरे को लगता है सबसे ज्यादा रिटेल का जो पैसा लगा हुआ है किसी डिफेंस स्टॉक में वो शायद बीईएल ही हो। तो इन नटशेल बीईएल अच्छी कंपनी है, लेकिन अगेन जो कि बाकी डिफेंस स्टॉक्स के साथ भी है, थोड़ी सी प्राइस टू अर्निंग पे महंगा है। लेकिन ये सारी चीजें हम वीडियो के एंड में जब सारा कंपैरिजन करेंगे तब मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि क्या ये प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंसिव है या चीप है। अभी हम ये सारी बैकवर्ड लुकिंग चीजें देख रहे हैं जो हो चुका हुआ है। वीडियो के एंड में हम देखेंगे फॉरवर्ड लुकिंग, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है भारत डायनेमिक्स बीडीएल, और ये वो स्टॉक है जिसकी शायद सबसे ज्यादा इस वक्त रैली आई है और बहुत सॉलिड रैली आई है। और जो अभी वॉर भी हुआ पाकिस्तान के साथ उसमें भी बीडीएल की मिसाइल्स यूज हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो यही लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स। बीडीएल जो है मिसाइल्स वगैरह बनाता है। मार्केट कैप 65,000 करोड़, प्राइस टू अर्निंग 117, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस टू अर्निंग है। बुक वैल्यू 100, और अभी प्राइस चल रहा है 1800, मतलब ऑलमोस्ट 18 की प्राइस टू बुक, अगेन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। आरओसी और आरओई ये ठीक है, बट इन कंपैरिजन एचसीएल वगैरह के थोड़ा कम है, बट फिर भी ठीक है। बट मेन फैक्टर ये तीन चीजों का है कि प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए। अगेन सेम एचसीएल का जैसे चार्ट था, अगर आप यहाँ पे आपने कहीं लिया होता तो कोई ज्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर आपने 1900 के अराउंड लिया होता तो काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न बीडीएल के अंदर भी बन जाता। पीयर कंपैरिजन में स्टार्टिंग में ही बता ही चुका हूँ, तो इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आगे अगर हम इसकी पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें, आप इसमें एक चीज देखो बीडीएल की, 2015 के अंदर इसका रेवेन्यू 2841 करोड़ था। अब क्या साल आ गया 2025, यहाँ पे रेवेन्यू कितना 2400। अब 20, 21, 22, 23, 24, 25 हर जगह देख लो कोई रेवेन्यू का स्कोप नहीं। लेकिन अगर आप शेयर को 3 या 4 साल के टाइम फ्रेम में देखोगे तो शायद 150-200 रुपए वाली चीज 1800 रुपए पे चली गई है। और सेम चीज अगर हम नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे, यहाँ पे भी 400 करोड़ था, 400, 500, 500, 400, 600, कोई प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं, कोई रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं। लेकिन शेयर जो है ऑलमोस्ट 17-18 बैगर हो चुका हुआ है। क्यों हुआ है शायद मेरे को नहीं पता, क्यों रिटेल्स इसको क्यों इतना पसंद कर रही हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं। बैलेंस शीट, अगेन बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं, रिजर्व्स हैं, बोरोइंग जीरो, बैलेंस शीट सारे डिफेंस स्टॉक्स की अच्छी हैं। कैश फ्लोज भी इसके अगर हम देखेंगे तो 2024 में नेगेटिव गए हैं, 2023 में पॉजिटिव थे, 24 में नेगेटिव है। अगेन इन्वेंट्री डेज जो कि सारे डिफेंस स्टॉक्स में है ही है, वो ये है कि इसकी भी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन एक चीज हम इसमें ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसका इन्वेंट्री डेज हाई है तो अल्टीमेटली इसका मतलब एग्जीक्यूशन डिले हो रही है। जब एग्जीक्यूशन आएगी तो रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी अचानक सडन जंप मार सकता है, जिसकी वजह से जो है प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, हर चीज में इंप्रूवमेंट आए। और जो बीडीएल की मैनेजमेंट गाइडेंस भी है वो ये है कि अगले साल वो 6000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, तो ऑलमोस्ट डबल होने का पोटेंशियल है। तो प्राइस टू अर्निंग अचानक 120 जो अभी आपको दिख रही है एक साल के अंदर 60 पे आ सकती है, अगर मैनेजमेंट वाकई उस चीज को डिलीवर करे। शेयर होल्डिंग अगेन अगर हम इसका देखें, प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास नेग्लिजिबल है, डीआईआई के पास 9.41% है। और अगर हम इसके भी डीआईआई के क्लिक करें तो मेरे को लगता है एलआईसी की काफी ज्यादा होल्डिंग होनी चाहिए। तो अगर एलआईसी की मैं देखूं अगेन 2.79%, 9.41 में से, और एचडीएफसी ट्रस्टी की 1.4, मतलब 9 में से 4% तो इनके पास ही है। बाकी पब्लिक के पास अगेन 12% हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग में कोई इतनी दिक्कत नहीं। लेकिन मेन दिक्कत जो इसकी है, मेन दिक्कत अगर मैं बीडीएल की कहूंगा तो वो ये है कि प्राइस टू अर्निंग पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, प्राइस टू बुक पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कंपनी के इन्वेंट्री डेज बहुत ज्यादा हाई है, और कंपनी बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन डिलीवर नहीं कर रही है। कंपनी की गाइडेंस हर साल होती है कि मैं डिलीवर करूंगी, लेकिन कंपनी डिलीवर कर नहीं पा रही है। कब करेगी वो आगे देखने वाली बात होएगी। और अगर कंपनी आगे एग्जीक्यूशन कर भी देती है
तो वो शायद सारा का सारा BDL के प्राइस के अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव चल रहा है। अब अगर मैं आऊँ शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पे, तो इनमें 3 स्टॉक्स आते हैं, कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कोचीन शिपयार्ड के बारे में, और ये वो स्टॉक है जिसमें शायद मेरा बायस भी हो, लेकिन ये स्टॉक मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, और वो मेरे को पसंद क्यों नहीं है मैं आपको अब बताता भी हूँ। और ये स्टॉक में आपको और भी एक चीज बता दूं, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है हरनूर_इन्वेस्टर_ट्रेडर। इस पे मैं 27 to 2800 लेवल से बेरिश हूँ, और चाहे ये स्टॉक नीचे 1200 से 1800 भी आया है, फिर भी मेरा व्यू सेम ही है कि आइडियल वैल्यू इस स्टॉक की 600 से 700 रुपये होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत हाइप है डिफेंस स्टॉक्स को लेके, तो इस करके स्टॉक आया है। लेकिन आप देखोगे कि 2100 से 1800 कितनी जल्दी 2 दिन के अंदर आ भी गया, जहां पे बाकी डिफेंस स्टॉक्स उतने गिरे नहीं। 47,000 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक P56, बुक वैल्यू 13, ROC 20, ROE 15। ROE काफी कम है। मार्केट प्राइस टू अर्निंग अगेन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 8 टाइम्स पे चल रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.54%। अगेन अगर आप इसको 1 साल के टाइम फ्रेम पे देखोगे, बहुत से लोग इस एरिया में फंसे हुए हैं जिन्होंने फोमो में आके बाइंग की। मैं मतलब 2000 से लेकर 2800 के बीच में इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, और मैं आपको फोमो से सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, आपको फोमो बिल्कुल भी नहीं करना। और आप अपने आप से, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ पूछूंगा कि क्या विजय केडिया के पोर्टफोलियो में कोचीन शिपयार्ड या कोई भी डिफेंस स्टॉक है? क्या राकेश झुनझुनवाला के पास कोई डिफेंस स्टॉक है? उनके पास नहीं है। अगर वो फोमो करके नहीं ले रहे तो आपको क्यों लेना है? अब अगर आगे मैं इस स्टॉक के बारे में आपको बताऊं, पीयर कंपैरिजन अगर आप देखोगे, कोचीन शिपयार्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम सिर्फ इन 3 स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, इनको अभी हम बाहर रखते हैं। 48 पे मजगांव डॉक, कोचीन 56 पे, गार्डन रीच 52 पे। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है कोचीन शिपयार्ड। अगर मैं क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स की बात करूं, ईयरली, अगेन जो मैंने BDL के केस में भी आपको बोला था, अगर आप देखोगे 2014 से लेकर 2025 तक रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट सिर्फ 2.5% हुई है। एट द सेम टाइम 2014 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% था, अब वो घट के हो गया 19%। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ भी कोई ज़्यादा नहीं है। और सिर्फ अगर हम 2014 से चेंज करके इसको हम 2020 पे ले आए, तो 20 से लेकर मार्च 2025 तक रेवेन्यू ग्रोथ है सिर्फ 25 से लेकर 30% की। और एक बारी मैं आपको दोबारा इसका चार्ट जरूर दिखाना चाहूंगा। अगर हम कोचीन शिपयार्ड का 5 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो जो रेवेन्यू सिर्फ कोचीन शिपयार्ड का अप हुआ है ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30%। लेकिन अगर आप 5 साल के अंदर कोचीन शिपयार्ड का चार्ट देखोगे, यहाँ पे ये शेयर कुछ 100 से 150 रुपए का था, और अब ये शेयर गिरावट के बावजूद भी 2800-3000 के लेवल पे 1800 रुपए पे है। मतलब 100-150 रुपए वाली चीज ऑलमोस्ट 18 गुना हो चुकी है, वो भी गिरने के बाद। और रेवेन्यू ग्रोथ है सिर्फ 25 से लेकर 30%। मतलब क्यों इसको कोई लेना चाहता है, मेरी बहुत ही ज्यादा समझ से बाहर है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, अभी 800 करोड़ है, 2020 में भी 600 करोड़ थी। मतलब सिर्फ अगेन 25-30% की प्रॉफिट ग्रोथ, 25-30% की रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन जो शेयर 2020 में 100-150 पे था, अब वो 1800 पे है। क्यों है मेरे को नहीं पता। बैलेंस शीट अगेन कोई दिक्कत नहीं, रिजर्व्स हैं, बोरोइंग्स हैं, सारी सबका सेम ही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कोई इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं है, ऑलमोस्ट नील या बराबर ही है। 2023 में ज़रूर ज़्यादा था। इन्वेंट्री डेज जो हैं 2025 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले वो कम थे, अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, थोड़ा नेगेटिव है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन 22% जो इसमें स्टेक है वो पब्लिक की है। पब्लिक क्यों इसको ले रही है, आप देखोगे FII के पास ना के बराबर स्टेक, DII 6.82% आ रही है। और DII के ऊपर भी अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को लगता है मोस्टली अगेन इसके अंदर LIC की स्टेक होनी चाहिए, जब भी अगेन 2.92%। जब भी और सेम इसमें भी निपॉन ट्रस्टी, जैसे उसमें पहले मेरे को याद नहीं कौन सा स्टॉक, उसमें HDFC ट्रस्टी का था, इसमें निपॉन ट्रस्टी। तो ऑलमोस्ट 5% जो स्टेक है 6.82 में से इन दोनों के पास ही है। जब भी OFS आता है, गवर्नमेंट कहती है LIC को कि चल भाई मेरा तो शेयर बिक नहीं रहा, तू मेरे शेयर ले ले, और मासूम पब्लिक भी साथ में ले लेती है। तो कोचीन शिपयार्ड तो मेरे लिए अभी से ही अवॉइड है, और मतलब हमेशा ही रहेगा। तो और इवन कोचीन शिपयार्ड के बारे में मैं एक चीज़ और बोलूँ,
कोचीन शिपयार्ड की जो मैनेजमेंट कमेंट्री है, कंपनी कहती है कि हमारी सिर्फ 8% की अगले साल रेवेन्यू ग्रोथ होएगी। इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे फिर सिर्फ 8% की रेवेन्यू ग्रोथ होएगी। क्यों आपको पसंद आता है, क्यों बाकियों को पसंद आता है, मेरे को नहीं पता। तो मेरे लिए ये स्टॉक बिल्कुल ही अवॉइड होएगा। अब अगर मैं बात करूं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की, ये भी अगेन रिटेलर्स का बहुत फेवरेट स्टॉक है, और फेवरेट होए भी क्यों ना, क्योंकि पैसा ही इतना ज्यादा बना के दिए। मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें, 1,34,000 का मार्केट कैप, प्राइस टू अर्निंग 48, बुक वैल्यू 181, आरओसी जबरदस्त 44, आरओई 35, अगेन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। अगर इसके चार्ट के बारे में बात करें, एक लोता डिफेंस स्टॉक है जिसने नॉन स्टॉप आपको किसी भी रेट से प्रॉफिट बना के दी है, किसी रेट से गिरा नहीं, कोई भी करेक्शन आई है तो बहुत जल्दी रिबाउंड आया, और एक साल में अगर आपने किसी भी रेट पे लिया हो तो आपका पैसा बना ही, और अगर एक साल पहले लिया हो, मार्केट जितनी मर्जी ऊपर नीचे गए हो, अभी भी आपका पैसा इसमें डबल हो रहा है। अगर मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूं, सबसे सस्ता इन तीनों स्टॉक्स में 48 की पी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों ही एक्सपेंसिव है। आपको ये नहीं देखना कि ये सबसे सस्ता है, ये इन तीनों की प्राइस टू अर्निंग इतनी होनी नहीं चाहिए जितनी मार्केट इनको दे रही है। क्वार्टरली अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, लगातार अगेन नॉन स्टॉप रेवेन्यू अप जा रहे हैं, और 2021 के बाद तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया। सिर्फ 4 साल के अंदर रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुका है। और अगर मैं इसके प्रॉफिट की भी बात करूं, तो प्रॉफिट भी जो है जबरदस्त ग्रोथ हुई है, 500 से बढ़ के 2700, ऑलमोस्ट 5.5 गुना प्रॉफिट ग्रोथ हो चुकी है। अगर कंपनी इस इतना मैं जरूर बोलूंगा, अगर ये 48 की प्राइस टू अर्निंग पे है तो, और कंपनी अगर इतनी ज्यादा ग्रो करे तो ऐसी प्राइस टू अर्निंग देनी बनती है। प्राइस टू अर्निंग उसी स्टॉक को मिलती है अगर ग्रोथ हो, मतलब जरूरी नहीं है कि प्राइस टू अर्निंग मिल रही है तो वो कंपनी जो है खराब ही है। अगर ग्रोथ के साथ प्राइस टू अर्निंग मिल रही है तो बिल्कुल फेयर है, लेकिन अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है, जैसे कि कोचीन शिपयार्ड का केस है, और प्राइस टू अर्निंग फिर भी आप हैवी दे रहे हो, वो खराब चीज होती है। तो इस केस में मैं आपको यही बोलूंगा कि ये प्राइस टू अर्निंग फेयर है, लेकिन एक चीज अब आपको ये देखनी पड़ेगी कि कंपनी की फ्यूचर गाइडेंस और फ्यूचर आउटलुक क्या है। इसके केस में मैं सिर्फ आपको एक नेगेटिव पॉइंट, जो नेगेटिव नहीं है लेकिन हो सकता है, वो ये है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता बढ़ता 6% से बढ़ के 22% पे पहुंच गया है, और जो मार्केट के एस्टिमेट्स भी हैं वो ये है कि 22% पे सस्टेन नहीं कर सकता, कि इसको 18 से 19 या इवन 15% तक आ सकता है। तो अगर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ होती है और ये मार्जिन सस्टेन नहीं होता तो प्राइस की डी रेटिंग हो सकती है। आपको इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनसस्टेनेबल लेवल्स पे इतना ज्यादा ये हाई सस्टेन नहीं कर सकता। वैसे कंपनी की पीएनएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये फ्यूचर के मैं हिसाब से चल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर को देख के चलती है। वैसे पीएनएल स्टेटमेंट हो, अब मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ, अगेन कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बैलेंस शीट, रिजर्व्स हैं और बोरोइंग जीरो है, जैसा कि सारी डिफेंस कंपनीज में। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लोज भी आप देखोगे कंपनी क्या जबरदस्त पिछले 2 साल में कर रही है, 1100 करोड़, 1600 करोड़, इवन एचएल और बीएल जैसी कंपनियों से भी बहुत ज्यादा बेटर है। इन्वेंट्री डेज जो कि 1100, 1000, 600, 400 लगातार कम होते जा रही हैं, ये भी बहुत पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे दिक्कत है कि जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो 84 है, एफआईआईज और डीआईआईज ना के बराबर है, पब्लिक है ज्यादा। तो ये एक दिक्कत वाली चीज हो सकती है कि अभी वैसे इसका रिसेंट ओएफएस आया भी था, गवर्नमेंट शायद 23-2400 पे लेके आई थी, और वो स्टॉक इतना ज्यादा ऊपर हो गया है। और इससे मेरा एक और क्वेश्चन भी उठता है कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले 2300 के प्राइस पे ओएफएस लेके आ रही है, तो गवर्नमेंट को उसकी इंटरनल वर्किंग का पता है। अगर गवर्नमेंट 2300 पे बेच रही है तो आप लोग इसको 3500 पे क्यों ले रहे हो? ये मैं आपके लिए, आप इसका आंसर खुद ढूंढो, मैं आपको बता ही दिया वैसे। तो थर्ड और फाइनल स्टॉक जो कि शिप बिल्डिंग से रिलेटेड है वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। और ये स्टॉक एक टाइम पे मेरा फेवरेट हुआ करता था, 600 रुपए पे मेरे को ये बहुत ही पसंद था, लेकिन 1500 से 1600 के लेवल पे मैंने इसका साथ छोड़ दिया था। मैंने आपको, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो इसमें मैंने आपका बहुत पैसा भी बनवा के दिया है, अगर आपने देखा होगा। बट अगेन इस स्टॉक के बारे में एक चीज मैं बोलता था कि ये स्टॉक 5 साल में 3000 से लेकर 5000 जाएगा, लेकिन वो स्टॉक ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने में ही आ गया। और कंपनी अगर इतनी ज्यादा ग्रोथ 4 से 5 महीने में ही कर दे तो प्रॉफिट बुकिंग करनी भी जरूरी है। इस स्टॉक के बारे में अगर हम बात करें तो ये शिप्स बनाती नहीं है, ये ज्यादा रिपेयर के फील्ड में है, और यही वजह कि हम आगे जाके देखेंगे इसके मार्जिन जो है वो कोचीन और मजगांव डॉक से कम भी हैं। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं, छोटी कंपनी है, 27,000 करोड़ का ही सिर्फ मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग अगेन जो कि सारे डिफेंस स्टॉक्स की दिक्कत है,
वो है 52 की, ROC 37, ROE 28 जो कि बहुत बड़ी है, डिविडेंड यील्ड 0.39, फेस वैल्यू 10 की। हाई से अपने थोड़ा करेक्टेड है, अभी 2500 भी लगाया, लेकिन अगर हम चार्ट की बात करेंगे, यहाँ से बहुत ही एक बम्पर रैली आई, ऑलमोस्ट 3000 तक गया, उसके बाद गिरता गिरता 1100-1200 तक भी आया, अब दोबारा 2400 लेवल्स पे है। तो मेरे को नहीं लगता अगर किसी ने एवरेज किया हो या किसी भी रेट पे लिया हो, किसी को इस स्टॉक में नुकसान हुआ होएगा। अगर मैं अगेन इसके बारे में आगे बात करूं, अगर मैं इसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करूं, तो रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और खास करके मतलब 2014 से लेकर अगर आप देखोगे 2022 तक कोई भी ग्रोथ नहीं थी, सेम रही थी कंपनी। लेकिन 2022 के बाद सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर ही रेवेन्यू जो है वो ट्रिपल हो चुका हुआ है। मार्जिन जो है वो सेम है, ऑलमोस्ट यहीं कहीं रहते हैं इसके 7-8% पे। कंपनी की भी गाइडेंस यही है कि यहीं कहीं मेंटेन रहेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ भी जो हुई है, अगेन आप देखोगे 153 से 527, और मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो ये सारे पैरामीटर्स पे अच्छा है, लेकिन दिक्कत अगेन सारी जो डिफेंस स्टॉक्स की है वो है वैल्यूएशन। स्टॉक्स जो है, गार्डन रीच भी ऑलमोस्ट 150-200 रुपये से चलना शुरू हुआ था, 2400 रुपये पे है। जब 150-200 रुपये पे था तब भी प्रॉफिट 150 करोड़ था। तो अगर मैं उसको देखूं, अगर 150 से 500 करोड़ भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी का रेट ऑलमोस्ट कुछ 800-900 रुपये होना चाहिए। या फ्यूचर की हम विजिबिलिटी को भी ले लें, 1200-1300 कर दो तो 2400 की सेंस बनती नहीं है। तो ये सारे डिफेंस स्टॉक्स की दिक्कत है कि वैल्यूएशन है। अभी आप लोग ले रहे हो, लेकिन हो सकता है कि डिफेंस स्टॉक्स में ऐसा हो कि आने वाले 2-3 साल रिटर्न ही ना बने और सेम रेंज में चलते जाए, जैसा कि इस वक्त IT स्टॉक्स में हो रहा है। बैलेंस शीट कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि सारे डिफेंस स्टॉक्स में है ही है। रेशोज अगर आप देखेंगे लगातार इस साल अचानक 2025 में जो है इसके इन्वेंट्री डेज कम हुए हैं, जिस वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी है। कोचीन शिपयार्ड के केस में ये हो सकता है कि अचानक से इन्वेंट्री डेज बढ़ जाए और उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ आ जाए। वो आप कोचीन शिपयार्ड में देख सकते हो, पहले जो मैंने बात की। अगेन इसमें भी FII DII का ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, पब्लिक के पास 19% शेयर होल्डिंग है और FII DII के पास कम है। तो अगर मेरे को तीनों शिप बिल्डिंग स्टॉक्स को कंपेयर करना हो तो शायद ऑड कॉल होएगी, जो मेरे को स्टॉक बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन अगर एक आपको लेना हो, वो शायद कोचीन शिपयार्ड हो सकता है, लेकिन वो भी तब अगर ये स्टॉक 1200 से 1300 के रेट पे है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उसके इन्वेंट्री डेज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। और इन्वेंट्री डेज अल्टीमेटली तो कम होंगे, जब कोचीन शिपयार्ड अपनी शिप डिलीवर करेगा तो उसको उसका बेनिफिट होएगा। लेकिन अगेन इसके साथ ही एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है। अगर कोचीन शिपयार्ड के इतने ज़्यादा इन्वेंट्री डेज हाई हैं तो उस टाइम के अंदर रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी होएगी। क्योंकि एक कंपनी अगर इतने सालों से शिप्स बना रही है, उनका वो टेंडर होता है, उसने एक प्राइस के ऊपर किया कि मैं इस प्राइस के ऊपर शिप बना के दूंगी। लेकिन अगर वो टाइम ज़्यादा लगा रही है तो इसका मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, और उसको ये तो है नहीं कि वो अब ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे शिप बेचेगी, क्योंकि उसने जो अपनी बिड लगाई थी, जिस प्राइस पे किया, वो फिक्स प्राइस होता है। तो ये सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। फिर भी हम इनके फ्यूचर आउटलुक के बारे में अगले पार्ट पे डिस्कस करते हैं। फाइनल कंपनी जिसके बारे में अब मैं बात करूंगा वो है ड्रोन से रिलेटेड, और उस कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक्नोलॉजीज ने अगेन बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए हैं। 3-4 साल के अंदर ही स्टॉक 100 रुपये वाला ऑलमोस्ट अब 1900 है, और ये स्टॉक 2500 से गिर के अभी भी 1900 है। और सिर्फ 3 महीने पहले ये शायद 1000-1100 के रेट पे भी मिल रहा था आपको। तो अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं, अगेन जो सब में दिक्कत है वो है प्राइस टू अर्निंग 61 की, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। बुक वैल्यू 188, मतलब 10 की बुक वैल्यू पे। अगेन ROC बहुत बढ़िया है, ROE भी बढ़िया है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट इसका मैंने आपको बता ही दिया पहले ही है, मतलब 1 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दी है, अब भी 1000 से बढ़ता हुआ है, और ऊपर 2500 से गिर के यहाँ आया था, अब दोबारा चढ़ चुका हुआ है। पीयर कंपैरिजन इसका कोई ऐसा सच है नहीं है। सेल्स की अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन बहुत ही ज़बरदस्त, 2013 में सिर्फ 37 करोड़ की सेल, इवन 2020 तक सिर्फ 149, और अचानक आप देखोगे 5 साल में 149 से 974। और इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ ये बोल दूं कि अगर कंपनी इसी स्पीड से ग्रो करती रहे तो आप 60 क्या आप चाहे 80 की भी प्राइस टू अर्निंग दे दो, इतनी ग्रोथ पे प्राइस टू अर्निंग मैटर नहीं करती है। तो ये ग्रोथ के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग फेयर है, क्योंकि कंपनी ग्रो इतना कर रही है। सेल्स की तो ये बात हुई, साथ में अगर मैं आपका इसका नेट प्रॉफिट भी दिखाऊं,
13 करोड़ वाला नेट प्रॉफिट 299, मतलब कितनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इवन अगर हम इसको 59 से भी कंपेयर करें तो 299 करोड़ पे हो चुका है, 6 गुना प्रॉफिट। और कंपनी अगर इसी स्पीड से ग्रो करती रहेगी, जो कि कंपनी अपनी गाइडेंस में कह भी रही है कि वो 35 to 40% CAGR पे ग्रो करेगी, तो ये वो स्टॉक हो सकता है जो आप अपने रडार पे रख सकते हो। किसी भी वजह से अगर करेक्शन पे 1500 to 1600 ऑड लेवल्स पे आता है तो आपको इस स्टॉक पे फोकस करना चाहिए और आप इस स्टॉक को देख सकते हो। बैलेंस शीट बहुत ही ज़बरदस्त, आप एक साल के अंदर देखो 2024 में जो रिजर्व्स 440 करोड़ के थे अब वो 1700 करोड़ हो चुके हैं। बोरोइंग्स जो हैं जीरो हैं, इससे अच्छा नहीं आपको मिलेगा। कैश फ्लोज पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव थे तो कैश फ्लोज में हम ज़्यादा रीड नहीं करेंगे। इन्वेंट्री डेज अगर आप देखोगे 2021 से 600 से कम होके सिर्फ 100 दिन रह गए हैं, या 2024 से देखोगे तो 118, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे FIIs ने जो अगर आप देखोगे इसको तो FIIs ने अचानक अपनी शेयर होल्डिंग 3 से बढ़ाकर 8 की थी, तो उन्होंने शायद प्रॉफिट बुकिंग की और कोई बड़ी बात नहीं है जब अगला डाटा है FIIs की दोबारा जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ भी चुकी हो। DIIs की शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है, पब्लिक की 35% है, ये थोड़ी ज़्यादा अगर कम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। प्रमोटर धीरे धीरे करके थोड़ी स्टेक बेच रही है, ये कंसर्निंग पार्ट हो सकता है, लेकिन अपने को ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर हम देखें जब से प्रमोटर की स्टेक कम हुई है 55 से 49, तो इसमें पब्लिक की भी कम हुई है और जो पैसा लगाया है वो DII और FII ने लगाया है। तो अगर प्रमोटर की भी कम हुई है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक जो मैंने 7 स्टॉक्स डिस्कस किए, मेरे को लगता है अगर आप किसी स्टॉक के ऊपर फोकस कर सकते हो करेक्शन के ऊपर तो वो जेन टेक्नोलॉजीज है। अब मैंने ये सारे 7 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया है, इनकी बैकवर्ड लुकिंग। अब मेन पार्ट आता है कि इनका फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर क्या है, कंपनी की गाइडेंस क्या है, ये अब हम आगे अगले पार्ट में डिस्कस करें। अभी जो हमने बात की ये है सारी बैकवर्ड लुकिंग। हमने देखा कि अभी तक कंपनीज ने क्या डिलीवर किया है और जिससे हमें ये पता लगता है कि कंपनीज थोड़ी प्राइस टू अर्निंग पे एक्सपेंसिव है, जो कि नेगेटिव है। और अगर हम पॉजिटिव पे हैं तो पॉजिटिव ये है सारी की सारी डिफेंस स्टॉक्स की बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और सेकेंडली एक और चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि जो उनके ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत हाई हैं, लेकिन यही पॉजिटिव में एक नेगेटिव भी है कि क्या ये ऑपरेटिंग मार्जिन सस्टेन हो सकते हैं नहीं। और थर्ड चीज़ जो पॉजिटिव निकल के ये आती है कि सारी डिफेंस कंपनीज की एग्जीक्यूशन आगे से बेटर हो रही है, एक दो को छोड़ के, क्योंकि इन्वेंट्री डेज कम हो रहे हैं। अब अगर हम इन सारे डिफेंस स्टॉक्स को आपस में कंपेयर करें और डिसाइड करें उनकी फ्यूचर कमेंट्री के कि क्या रेवेन्यू गाइडेंस है, क्या मार्जिन गाइडेंस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर के ऊपर चलती है और अगर फ्यूचर अच्छा है तो प्राइस टू अर्निंग अगर एक्सपेंसिव है तो वो भी मैटर नहीं करती। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक या मेन पॉइंट अब आता है वो ये है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है। अगर मैं HCL के बारे में बात करूं, ये चार्ट जो है आपका सारा सामने लगा हुआ है, आप सारे इसको देख भी सकते हो। HCL प्राइस टू अर्निंग 38 पे चल रहा है। मैनेजमेंट की जो FY26 की गाइडेंस है वो ये है कि हम 8 से लेकर 10% की रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, जो कि मेरे को लगता है कि थोड़ा कम है। और मार्जिन गाइडेंस कंपनी की है 29.5% से लेकर 31% की। कंपनी की जो करंट मार्जिन है वो 31% है। मतलब ये है कि कंपनी अगर ग्रो करती भी 8-10% से रेवेन्यू और मार्जिन कम हो जाता है तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है। मतलब हो सकता है कि HCL यहाँ से 1 साल 1.5 साल ना परफॉर्म करे, जो कंपनी की खुद की मैनेजमेंट कमेंट्री है। हो सकता है कि ऊपर 10 से 15%, नीचे 10 से 15%, इस रेंज के अंदर रहे। ऑर्डर बुक जो HCL की है 1.9 लाख करोड़ की है, जो कि कभी भी किसी डिफेंस कंपनी में दिक्कत नहीं रही। इनके पास 5-5, 6-6, इवन 10-10 साल की ऑर्डर विजिबिलिटी है। सेकंड स्टॉक आता है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 50 की प्राइस टू अर्निंग, कंपनी की रेवेन्यू गाइडेंस 15% की है, मार्जिन जो गाइडेंस है वो 27% की है, लेकिन जो नेगेटिव ये है अभी 29% है। कंपनी को लगता है कि उसका मार्जिन कम होएगा। ऑर्डर बुक 71,000 करोड़, अगेन बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक, लेकिन मार्जिन गाइडेंस जो कम की है वो मेरे को नेगेटिव लग रहा है। थर्ड अगर मैं बात करूं BDL, भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स का जो करंट प्राइस टू अर्निंग है 116, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कंपनी की जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो बहुत ही जबरदस्त है। कंपनी कहती है कि मैं 6,000 करोड़ का रेवेन्यू करूंगी, जो कि इसका इस साल सिर्फ 2500 करोड़ का है, मतलब डबल से भी ज्यादा। मार्जिन इस वक्त 20% है, गाइडेंस है 20 से लेकर 25। अगर ये कंपनी वाकई ये सब कुछ डिलीवर कर देती है तो ये ऑलमोस्ट 45 to 50 की पी पे आ जाएगा। लेकिन अगेंस्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि पहले ही भारत डायनेमिक्स के सब कुछ प्राइस में है, क्या ये स्टॉक चढ़ेगा या नहीं। एक साथ में मैं इसके पारस डिफेंस भी जोड़ देता हूं, इसके मैंने डिटेल डिस्कशन तो नहीं की। पारस डिफेंस 104 की प्राइस टू अर्निंग पे है
और कंपनी की गाइडेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कंपनी का अभी जो रेवेन्यू है वो 365 करोड़ है, अगले साल का प्रोजेक्शन है 420 करोड़, जो कि 20% की ग्रोथ है। लेकिन कंपनी कहती है कि जो उसका मार्जिन है वो 27 से गिर के 25.8% जा सकता है, और जो कंपनी की ऑर्डर बुक भी है वो भी बहुत कम है, सिर्फ 600 करोड़ की। तो अगर ये चार स्टॉक्स बेसिकली ये सेम फील्ड में आते हैं, अगर मेरे को इनमें से एक चुनना ही हो तो मैं पहली बात तो हर किसी में करेक्शन का वेट करूंगा, और अगर मेरे को चुनना होएगा तो मैं HCL प्रेफर करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑर्डर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और HCL भी लेकिन अगर 4500 से 4000 की रेंज में आता है तब मैं लूंगा। या सेकंड, BDL के ऊपर मैं एक लीप ऑफ फेथ लेके कि कंपनी ये सारी अपनी गाइडेंस मीट करेगी, तो BDL अगर यहाँ से और 10 से 15% गिरता है तो आप BDL को देख सकते हो। BEL मेरे को लगता है मोटा मोटी सब कुछ प्राइस में है, हो सकता है 400 से लेकर 420 भी चला जाए, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं बचती। अब अगर मैं बात करता हूँ सारे के सारे शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के ऊपर, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स की अगर मैं प्राइस टू अर्निंग तीनों की देखूं, कोचीन 56, GRSC 52, मजगांव 48। मजगांव सबसे सस्ता है। रेवेन्यू गाइडेंस की अगर मैं बात करूं, मजगांव डॉक की सबसे अच्छी रेवेन्यू गाइडेंस है 23% की, कोचीन की सिर्फ 10%। GRSC ने अपनी गाइडेंस नहीं दी है। मार्जिन गाइडेंस जो है कोचीन ने नहीं दी, GRSC ने नहीं दी, मजगांव डॉक ने दी है 19% की, और कंपनी का जो करंट मार्जिन है वो 22% है। मतलब अगर कंपनी 23% का रेवेन्यू करती है लेकिन मार्जिन 22 से घट के 19 हो जाए तो मोटा मोटी मजगांव डॉक की ग्रोथ सिर्फ 5-6% की रह जाएगी। तो अगर मैं तीनों स्टॉक्स में ही देखूं, क्योंकि GRSC का डाटा कम है, तो मैं पर्सनली इन तीनों स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहूंगा। अगर 15 से 20% की करेक्शन आती है मैं तभी देखूंगा, लेकिन पर्सनली मेरे लिए अवॉइड है। लास्ट स्टॉक जिसके बारे में बात करूंगा वो है जेन टेक्नोलॉजीज। प्राइस टू अर्निंग 61, ऑर्डर बुक 950 करोड़ की। कंपनी की जो गाइडेंस है वो ये है कि वो 1350 करोड़ की रेवेन्यू करेगी अगले साल, और आने वाले 3 साल भी 35% से ग्रो करेगी। अभी जो रेवेन्यू है सिर्फ 974 करोड़ है। मार्जिन जो है 38% है, मार्जिन गाइडेंस है नहीं। तो पर्सनली जेन टेक्नोलॉजीज मेरे को लगता है कि काफी अच्छा है, कंसिडरिंग द फैक्ट जो आगे ग्रोथ आनी है, कंपनी की कमेंट्री, जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जो हमने पीछे देखा, कंपनी जो बोल रही है हर चीज डिलीवर कर रही है, इन्वेंट्री डेज हो, मार्जिन हो, हर चीज में बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। और कंपनी की ऑर्डर बुक की भी प्रोजेक्शन ये है कि 950 से बढ़ के 1500 करोड़ आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में हो जानी चाहिए कि उसको ऑर्डर्स मिलेंगे, और ड्रोन्स का यूजेज वैसे भी बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। तो जेन टेक्नोलॉजी यहाँ भी, और हर 8 से 10% की करेक्शन पे आप एवरेज भी कर सकते हो। अब मैंने सारे स्टॉक्स का डिस्कस किया है, तो मेरे लिए अगर कोई लेने वाला होगा, मैं शिप बिल्डिंग स्टॉक्स को तो तीनों को ही अवॉइड करूंगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ग्रोथ आगे नहीं है, और अगर ग्रोथ है तो मार्जिन में डेप्रिसिएशन है। लेकिन इस चीज से एक चीज जो आपको पूरी वीडियो से निकल के आएगी वो ये है कि मैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, जो कि मेरा पिछले 6-8 महीने से भी व्यू है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे, इनको मैंने बहुत ऊपरले प्राइस पे सेल करने को बोला, लेकिन गलती मेरे से ये हुई कि जब ये स्टॉक्स गिरे मैंने आपको खरीदने को नहीं बोला। मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके अंदर इतनी ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन आएगी, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन आई है, आगे फ्यूचर अच्छा है। मैं ये तो नहीं आपको डिनाई करूंगा कि मैं इन स्टॉक्स को देखूंगा नहीं, मैं देखूंगा, इस बारी मैं इनमें बाइंग भी जरूर करूंगा, लेकिन 10 से 15% की करेक्शन आए तो। फोमो के अंदर मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं करता आप कुछ भी करो, और मेरे लिए फोमो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने मार्केट 15-16 साल से देखी, अगर आप 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 10, 20, इवन 100 स्टॉक नहीं लोगे तो भी 5000 कंपनीज लिस्टेड है। तो आपको इन स्टॉक्स को इन वैल्यूएशंस पे फोमो में नहीं लेना। और यूजुअली जो पीछे मार्केट का ट्रेंड भी ये रहा है कि जब डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में रैली आती है, मार्केट एक बारी टॉप भी बना देती है, क्योंकि मतलब ये हिस्ट्री में अभी यही हुआ था, तो मैं उसके हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। और जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले भी बोला था, अगर राकेश झुनझुनवाला ने इनमें इन्वेस्टेड, अगर विजय केडिया ने इनमें इन्वेस्टेड, अगर राधा किशन दमानी ने इन्वेस्टेड, रमेश दमानी ने इन्वेस्टेड, तो जरूरी नहीं है कि डिफेंस ही एक सिर्फ सेक्टर बच गया पूरी मार्केट में। गिनती के 10-11 डिफेंस के शेयर हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सारा पैसा डिफेंस में ही बनाना है। और डिफेंस स्टॉक्स जितने ज्यादा एक्सपेंसिव है प्राइस टू अर्निंग पे, इनके अंदर अगर आप पैसा लगाओगे भी, और अगर आप सोचो कि यहाँ से भी ये 50% दे देंगे या 100% दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, हो सकता है 15-20% आपको दें, लेकिन मैं पर्सनली 15-20% के लिए इन वैल्यूएशंस पे इनके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं वेट करूंगा 10 से 15, इवन 20% तक की करेक्शन आए, फिर मैं इनके अंदर पैसा लगाऊंगा। मेरी टॉप पिक जो होएगी, नंबर 1 पे जेनटेक होएगी अगर मैं पैसा लगाऊं।
नंबर 2 पे HAL, नंबर 2 पे BDL, नंबर 4 पे BEL। इन स्टॉक्स को ही मैं देखूंगा अगर मैं देखूंगा, बाकी सबको मैं अवॉइड करूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाई है, और अगर कोई आपके पास और कोई डिफेंस शेयर है जो मिस हो गया हो, या आपके पास कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके भी आपका देख के सारा आपका रिप्लाई कर दूंगा। और एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट हर कोई करना चाहता है, आप उनको शेयर भी करें। और मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट यूट्यूब पेजेस पे आपको मिलेगा। तो होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगे। अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर द वीडियो।